नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वैष्णव स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेज बूंदी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट अर्थात प्रकाश। और प्रकाश के अंदर हमने विभिन्न पार्ट देखे, जिसके अंदर मैंने आपको अपवर्तन पढ़ाया, परावर्तन पढ़ाया और परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, स्टोक के नियम, स्नेल के नियम, अपवर्तनांक, ये सभी बातें हमने कर चुकी थी। अब हम आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर तो वही है लाइट, लेकिन जो टॉपिक रहेगा आज का, वो टॉपिक रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, आराम से पढ़ना है, चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार आपको चीजें जो है वो बहुत ही आसानी से समझना है तो सीधे सीधे वीडियो को आराम से देखते रहेंगे। देखिए क्या हुआ इसके अंदर कि पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसके लिए एक शर्त होती है भाई दोस्तों, तभी वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। उसके लिए एक शर्त होती है, और शर्त क्या है? हमेशा जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त होती है, और शर्त क्या होती है कि हमेशा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करेगी, तभी जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। बोला सर होता क्या है? एक बार ध्यान से मेरी बातों को समझना, मैं आपको एक चुटकियों के अंदर इस चीज को सिखा दूंगा। सबसे पहले तो ये बीच में एक सतह होती है, बताओ होती है कि नहीं होती है? जी सर होती है। ये बीच में सतह होती है, और ये जो होता है वो क्या होता है भाई? अभिलंब होता है। ये कौन सा माध्यम है? सघन। ये कौन सा माध्यम है? विरल। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, इस अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। बोलो हटेगी कि नहीं हटेगी? दूर हटेगी। इस अभिलंब से क्या हो गई? ये दूर हट गई। मैंने क्या किया, ये जो कोई कोण जो आई था, मैंने बताया था कोण आई, मैंने इस कोण आई का मान और बढ़ा दिया। नेक्स्ट आकृति देखेंगे, वापस बीच में वही अभिलंब, बीच में वही अभिलंब, वापस कौन सा माध्यम है? मैंने इस आई के मान को इतना बढ़ा दिया, पहले आई का मान इतना था, अब इतना बढ़ा दिया, तो प्रकाश की किरण को जाना तो इधर चाहिए, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हट गई। देखिए अभिलंब से दूर हट रही है नहीं, ये अभिलंब से दूर हट गई। ठीक, नेक्स्ट ऐसी और आकृति देखेंगे। बीच में वही अभिलंब। मैंने इस बार क्या करा, इस जो कोण आई था ना, इस कोण आई का मान और इंक्रीज कर दिया, और इसको यहां से भेज दिया इस बार। तो ये जो प्रकाश की किरण थी, इसको जाना इधर चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश की किरण जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन प्रकाश की किरण इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, इधर चली जाती है। तो ये जो कोण होता है, ये वाला कोण होता है ना, ये जो कोण आई, ये कहलाता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। अर्थात क्रांतिक कोण क्या होता है? बताओ क्रांतिक कोण क्या होता है? वह कोण जिस पर, वह कोण जिस पर सघन तथा विरल माध्यम, वह कोण जिस पर सघन तथा विरल माध्यम पृथक पृथक होते हैं। मैंने क्या बताया सर? क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण का तात्पर्य होता है वह कोण, देखो वह कोण जिस पर, देखो ये वही तो कोण है जिस पर ऊपर तो कौन सा माध्यम है? सघन, और नीचे कौन सा माध्यम है बताओ?
नीचे कौन सा माध्यम है, विरल। तो वह कोण जिस पर सघन और विरल माध्यम क्या है, बिल्कुल पृथक पृथक हो रहे हैं। देखो ना, इस पर क्या है, सघन माध्यम ऊपर है, विरल माध्यम नीचे है। तो बताओ इस कोण के ऊपर, जिस कोण के ऊपर, और ये ना कोण कितने डिग्री का है बताओ भाई, 90 डिग्री का। तो क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। बताओ भाई समझ में आ गया क्या। तो क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिस पर सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं, बिल्कुल पृथक पृथक हो जाते हैं, बिल्कुल पृथक पृथक हो जाते हैं। तो वह कोण जो होता है वो कौन सा कोण कहलाता है भाई, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण की घटना, तो मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी सर, क्रांतिक कोण कौन सा कोण होता है। मैंने बताया कि हमेशा शर्त क्या होगी, हमेशा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, हमेशा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तभी पूर्ण। अभी तक आपने देखा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अभी तक नहीं हुई है। क्या होगा दोस्तों, अब मैंने इस कोण आई को और बढ़ा दिया, अर्थात मैंने क्रांतिक कोण से अधिक कोण कर दिया। देखिए अब ध्यान से देखना, प्रकाश की किरण वापस से वही आ रही है, मैंने इस बार इस कोण को बिल्कुल ऐसे कर दिया, यहां से बढ़ाया। तो यहां से क्रांतिक कोण के बाद क्या होगा, क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कोण, अर्थात क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर, क्रांतिक कोण के अधिक के कोण पर यहां तक तो टकराई गई थी, अब वापस से क्या होगा, यहां तक तो पहले आई गई थी, अब क्या होगा, वो जो किरण है वापस से उसी दिशा में गमन कर जाएगी जिधर से आ रही है, इसीलिए इसका नाम होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसीलिए इसका नाम पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण का मतलब है पूरी, आंतरिक का मतलब है अंदर आती है, और फिर होता है इसका परावर्तन, फिर हो जाता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई। यहां से मैंने कोण आई का मान बढ़ाता गया और कोण आई का बढ़ाते बढ़ाते फिर 90 डिग्री करा। 90 डिग्री के कोण पर क्रांतिक कोण होता है जो दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है। जैसे ही मैंने क्रांतिक कोण से अधिक कोण लिया तो फिर प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, इसलिए इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बोला जाता है। एक प्रश्न देता हूं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्रत बताना। बताओ भाई, क्या बताया मैंने कि सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए कोण होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए कोण होना चाहिए क्रांतिक कोण के बराबर
क्रांतिक कोण से कम, क्रांतिक कोण से अधिक या कह नहीं सकते। अभी देखिए पिछली स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा कि क्रांतिक कोण पर तो क्या होते थे, दोनों माध्यम अलग अलग होते थे ना भाई। क्रांतिक कोण तो क्या था, जिस पर दोनों माध्यम अलग अलग होते थे, वहां तक थोड़ी ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं क्रांतिक कोण से अधिक कोण करता हूं, क्रांतिक कोण से अधिक कोण करता हूं, जैसे मैंने क्रांतिक कोण से अधिक कोण किया तो प्रकाश की किरण वापस से क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसी घटना को मैंने बोला पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसीलिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है, अन्यथा संभव नहीं हो सकती है भाई। समझ में आ गया होगा सभी को। नोट लगा के एक लाइन लिखेंगे। हीरे का क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होता है, जो कि क्या होता है भाई, सबसे कम होता है। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है उसका मान 24 डिग्री होता है, जो कि क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे क्या होता है भाई, कम होता है। हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है सबसे कम होता है, 24 डिग्री ही होता है। ध्यान रखना है आपको ये। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, हीरे का चमकना। सर कैसे होता है, एक बार प्रक्रिया समझाओ। देखिए दोस्तों, ये कोई सा भी हीरा है, मान लीजिए ये हीरा है। अब क्या होगा, इस हीरे का क्रांतिक कोण का मान, हीरे में जो क्रांतिक कोण है, इस क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है। अरे हीरे का क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। अब क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है, तो जब प्रकाश की किरण इसके अंदर आती है, तो प्रकाश की किरण जब इसके अंदर आती है तो यहां टकराती है, लेकिन इसकी सतह जो होती है इस प्रकाश की किरण को बाहर नहीं निकलने देती है। इसी वजह से क्या होता है, ये किरण जो प्रकाश की किरण है यही टकराती रह जाती है, जिसी कारण हमें हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी किसका उदाहरण है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। क्योंकि हीरे में जो क्रांतिक कोण है उसका मान सबसे कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण इसके अंदर प्रवेश करती है तो इसकी जो सतह होती है इस किरण को क्या करती है, प्रकाश की किरण को बाहर नहीं निकलने देती है। इसके कारण ये जो प्रकाश की किरण है यहीं टकराती रहती है, जिसके कारण अपने को हीरा जो है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, मृग मरीचिका। आपने देखा होगा कि बहुत बार हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलते वक्त अपने को रोड के जो सामने है ऐसा दिखाई देता है कि जैसे क्या है भाई बताओ, पानी है। आगे अपन देखते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई पानी है। क्या होता है दोस्तों, यहां क्या है, जैसे रोड है, यहां पर ये रोड है, रोड के यहां पर क्या है, गर्मियों के अंदर ही तो दिखाई देता है वो पानी। तो गर्मियों के अंदर रोड के ऊपर तापमान ज्यादा होता है, जिसके कारण हवाएं ऊपर उठती है। तो ऊपर वाला माध्यम होता है विरल और नीचे वाला माध्यम होता है सघन। जब हम इसको यहां से देखते हैं तो यहां पर एक लेयर बनी हुई दिखाई देती है, एक लेयर बनी हुई दिखाई देती है जिसे अपने को पानी बोलते हैं।
क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा सघन माध्यम से किस में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। तो यहाँ पर एक लेयर बनाई दिखाई देती है जिसे अपन पानी का रूप प्रतीत होती है, वो पानी होता नहीं है क्योंकि वहां पर एक लेयर बन जाती है, वो अपने को पानी जैसी दिखाई देती है। तो बोलते हैं मृग मरीचिका, या फिर बोल सकते हैं इसको मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, या फिर यही एग्जाम्पल होता है जब देखो जो अपने हिरण होता है ना, उसको जब वो रेगिस्तान में जाता है तो रेगिस्तान में उसको जो है रेत के ऊपर क्या होता है, पानी की तरह दिखाई देता है, तो उस पानी की तलाश में वो चलता रहता है, इसीलिए बोलते हैं मृग तृष्णा। मृग मतलब, मृग का मतलब हिरण, और तृष्णा का मतलब क्या होता है, प्यासी। तो जो मृग की जो तृष्णा है, जो हिरण जो बोलते हैं उसकी मृग की जो तृष्णा है, वो भी किसका एग्जाम्पल है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एंडोस्कोपी में देखो भाई, ये एंडोस्कोपी क्या होती है, मान लीजिए जैसे ये कोई व्यक्ति है, अब इसके पेट के अंदर अल्सर हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्सर। अब इस जो पेट में जो अल्सर होता है, इस अल्सर का पता लगाने के लिए जो डॉक्टर एक प्रकार की एक क्या होता है, कांच की एक डालता है जिसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो कांच की एक नली डालता है जिसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो यहां से जो है वो तरंगे भेजी जाती है, वो तरंगे इससे क्या होती है, इस परख नली से या इस कांच की नली से टकराती है, इस एंडोस्कोपी से टकराती है। तो वहां पर भी कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो एंडोस्कोपी क्या होती है, पेट में अल्सर का पता लगाने वाला यंत्र। पेट में अल्सर का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है भाई, एंडोस्कोपी होता है। आगे देखिए, एक होता है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता था पहले, क्या होता था कि अगर मान लीजिए कहीं किसी को अगर संचार का साधन जो होता था वो कॉपर या तांबे का तार होता था। अब कॉपर या जो, जैसे मान लीजिए यहां से अगर किसी से बात करनी है फोन पे, या अपन किसी से अगर बात करते हैं तो उससे क्या होता था कि जो जैसे मान लीजिए यहां अगर इस व्यक्ति को यहाँ किसी व्यक्ति से बात करना है, यहाँ किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से बात करना है, तो पहले यहां से जो इनको जोड़ने वाला जो होता था तार जो होता था वो कॉपर का होता था। किसका होता था, कॉपर का होता था। अब कॉपर क्या होती है भाई, महंगी होती है, एक इसके क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। एक तो कॉपर महंगी होती है, एक जंग लग जाता है। इसीलिए पहले जब बात करने का जो किराया होता था ना, जो बात करने का जो पैसा लगता था वो क्या लगता था, बहुत महंगा होता था। पहले रिचार्ज ही 50 रुपए में कुछ नहीं मिलता था, आजकल 200-250 रुपए के अंदर तो क्या मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। फिर क्या हुआ, जब जो साइंस थी उसने एक प्रकाशिक तंतु बनाया, ऑप्टिकल फाइबर बनाया। इस ऑप्टिकल फाइबर से क्या हुआ दोस्तों, यहां से यहां तक इस कॉपर को तार को हटा करके यहां से ऑप्टिकल फाइबर बना दिया। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है एक तो सस्ता होता है, ऐसा एक नली जैसा होता है, ये ऐसा होता है ऑप्टिकल फाइबर, ऐसा एक नली जैसा होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है, जब प्रकाश की किरण इसके अंदर जाती है तो क्या होती है, बाहर नहीं निकलने देती, इसकी जो सतह होती है इसको बाहर नहीं निकलने देती है, बाहर नहीं निकलती है, निकलने नहीं देती है। तो यहां पर कौन सी घटना हो गई है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो गई। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये क्या काम आता है, संचार के लिए। संचार के लिए जो है ये काम में आता है। एक तो सस्ता है और इस पर एक जंग भी नहीं लगती है, जंग भी नहीं लगती है। तो फिर ये प्रकाशिक तंतु बनाया गया। इस प्रकाशिक तंतु के अंदर भी कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है इसके अंदर, और ये संचार के लिए काम में आता है। तो प्रकाशिक तंतु भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का एक अच्छा सा उदाहरण है भाई।
तो ये सभी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। क्या क्या एग्जांपल्स याद रखने हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उदाहरण याद रखने हैं। सबसे पहला है हीरे का चमकना, दूसरा है मृग मरीचिका या मृग तृष्णा, या इसी को बोल सकते हैं रोड के ऊपर जो पानी दिखाई देता है गर्मियों के अंदर, वो कांच की जो परख नली होती है उसका चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, एंडोस्कोपी जो अपने पेट में अल्सर का पता लगाने में काम में आता है, और फिर आपको ध्यान रखना है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जो संचार के लिए काम में आता है। इन सभी में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है काम में, इसीलिए ये सभी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या है भाई? उदाहरण है। बताओ भाई, समझ में आ गया क्या सभी को? तो ये होती है दोस्तों अपनी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना। अपने पढ़ा सबसे पहले परावर्तन, फिर पढ़ा हमने अपवर्तन, और फिर हमने पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना वह घटना होती है जिसमें जो कोण का मान होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। क्रांतिक कोण क्या होता है? जिसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम अलग अलग पृथक पृथक होते हैं, वो कौन सा होता है? क्रांतिक कोण होता है। और क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीरे का चमकना, उसके बाद परख नली का भी चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा, रोड के ऊपर पानी दिखाई देना गर्मियों के अंदर, या फिर प्रकाशिक तंतु, ये सभी उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। नेक्स्ट हम एक और प्रकाश की घटना पढ़ लेते हैं। वर्ण विक्षेपण। एक और प्रकाश की घटना पढ़ लेते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब समझ रहे हैं आप? वर्ण विक्षेपण सर क्या होता है? हमको नहीं आता है। हमको क्या आता है कि सर आपने एक आकृति देखी होगी जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जिसमें आपतित सतह और निर्गत सतह बराबर होती है। सबसे पहले मैं प्रिज्म की परिभाषा लिख देता हूं। जिसमें आपतित व निर्गत सतह, जिसमें आपतित और निर्गत सतह समतल होती है, समतल होती है। अरे प्रिज्म नहीं देखा क्या? ऐसा ही तो होता है, जिसमें जो आपतित सतह है और जो निर्गत सतह है बिल्कुल क्या है? ये सपाट है, समतल है। यही क्या है बताओ भाई? प्रिज्म है। यही क्या होता है? प्रिज्म। यही क्या होता है? प्रिज्म होता है। बताओ भाई, प्रिज्म की परिभाषा समझ में आ गई? अब प्रिज्म की समझ में आ गई तो वर्ण विक्षेपण को आसानी से समझा जा सकता है कि सबसे पहले एक प्रिज्म होता है। अगर इस प्रिज्म से अगर मैं सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश निकालता हूं, कल भी मैंने बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब ये प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म से गुजरता है तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? बेनी आह पिनाला। बोलो बेनी आह पिनाला। बेनी आह पिनाला ये होते हैं भाई बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नारंगी और लाल, ये सभी 7 रंग होते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण की घटना बोलते हैं। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण की घटना बोला जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब किसी श्वेत प्रकाश को, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से
गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं भाई? वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो वह श्वेत प्रकाश सात रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। सात रंग कौन कौन से थे एक बार मुझे बता दो भाई। बेनी, आह, पिनाला। बेनी, आह, पिनाला। बताओ भाई कौन कौन से हो जाएंगे? बेनी, आह, पिनाला। देखिए मैं तीन चार बातें बता देता हूं आपको। ये जो बे है इसका मतलब होता है बैंगनी, और ये ला का मतलब है लाल। लाल, जो लाल रंग होता है ना, जो लाल रंग होता है, लाल रंग का जो तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य, वो सर्वाधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग धैर्य होता है ना, जो लाल रंग का जो तरंग धैर्य होता है वो क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है, इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तरंग धैर्य को समझो। ये जब कोई प्रकाश की किरण गई तो ये हमेशा ऐसे ऐसे चलती है ना, प्रकाश की किरण ऐसे ही तो चलती है। इसको बोलते हैं गर्त। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। ये शिखर होता है इसलिए इसको बोलते हैं श्रृंग। तो ऊपर वाला श्रृंग और गर्त, ये क्या है? गर्त। ये क्या है? श्रृंग। तो दो गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग धैर्य बोलते हैं, या दो श्रृंगों के मध्य की दूरी को भी क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य बोलते हैं। और तरंग धैर्य को क्या करते हैं? लैम्डा से डिनोट किया जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि तरंग धैर्य क्या होता है? दो श्रृंगों या दो गर्तों के मध्य की दूरी को हम तरंग धैर्य कहते हैं। तो लिखेंगे इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। तो दो श्रृंगों या गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग धैर्य कहते हैं, और तरंग धैर्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि जो लाल रंग होता है ना, इसका लैम्डा या तरंग धैर्य क्या होता है? ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जो खतरे का निशान है ना, इसको चलो मैं प्रकीर्णन पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। आप बस इतना सा ध्यान रखो कि लाल रंग का तरंग धैर्य क्या होता है? सर्वाधिक ज्यादा होता है। अर्थात लाल क्या करता है? तरंग धैर्य का मतलब होता है दूरी, अर्थात लाल रंग क्या करता है? सर्वाधिक दूरी तय करता है। लाल रंग क्या करता है? सर्वाधिक दूरी तय करता है। और बैंगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग क्या करता है? ज्यादा लंबी दूरियां तय नहीं करता है। बैंगनी रंग का जो तरंग धैर्य है वो क्या होता है?
सबसे कम होता है। अब लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो लाल रंग की जो चाल होती है वो भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये लाइन भी मैं लिख देता हूं कि लाल रंग की चाल सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग की जो चाल है सबसे कम होती है। तो जो लाल रंग है ना वो ज्यादा लंबी दूरियां तय करता है और उसकी चाल भी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की जो चाल है वो सबसे कम होती है भाई। समझ में आ गया भाई। ये इसी के साथ वर्ण विक्षेपण की घटना समझ में आ गई आपके। वर्ण विक्षेपण की घटना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। वर्ण विक्षेपण की घटना से तात्पर्य है जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो प्रिज्म से गुजारने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं भाई,